नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 10 सरल रेखाओं के बारे में। सरल रेखाएं जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइंस। देखिएगा, सरल रेखाएं या फिर स्ट्रेट लाइन से पहले ये हमारा है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10। ठीक है, अब सरल रेखाओं के बारे में जानकारी से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हमारे क्लास 10th के इम्पोर्टेंट कुछ फॉर्मूलाज के बारे में, जिसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि किस तरीके से विभाजन सूत्र, दूरी सूत्र और दूसरे फॉर्मूलाज हमने जो क्लास 10 में पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, बिंदु जिसे हम पॉइंट बोलते हैं, बिंदु की अगर बात करूं तो हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 0 है। अ सर्किल विच हैव 0 रेडियस इज कॉल्ड अ पॉइंट। तो ऐसा वृत्त, वृत्त मतलब सर्किल, जिसकी त्रिज्या 0 है, जिसकी त्रिज्या, त्रिज्या मतलब रेडियस, 0 है। ठीक है, ये अपना पॉइंट है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी रेडियस r का वैल्यू, तो r का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि किसी भी 3 डायमेंशन में, या अभी हम 2 डायमेंशन की बात करेंगे, तो 2 डायमेंशन में कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो आपको पता होगा। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सबसे पहले आपके पास ये 0 होता है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम π/2 या इस टाइप की बात करें तो भी चलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्रथम चतुर्थांश है। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, दूसरा चतुर्थांश। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, तीसरा चतुर्थांश। और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, चौथा चतुर्थांश। इसमें आपको ध्यान देना है कि x और y दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। इसमें x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। इसमें x और y दोनों ही नेगेटिव है, और इसमें x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। और हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0। इसमें हमारा x इज लेस देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। इसमें x इज लेस देन 0, y भी लेस देन 0 होता है। और ये हमारा x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ पर क्लास 10 में भी समझा था, और यहाँ पर बेसिक भी हमने इसको देख लिया। अब हम बात करते हैं इसके बाद में कि हमारा जो x एक्सिस है, देखिएगा, उसमें सारे के सारे y 0 होते हैं। देखिएगा, ये हमारे पास x एक्सिस है। ठीक है, ये हमारे पास माइनस का x एक्सिस है, ये प्लस का y एक्सिस है, और ये हमारे पास माइनस का y एक्सिस है। ठीक है, अब देखिएगा, जब हम x एक्सिस की बात करते हैं तो x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसमें सारे के सारे y वैल्यूज होते हैं वो 0 होते हैं। और जब हम y की बात करते हैं तो इसमें सारे के सारे x 0 होते हैं, इसका इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू 0। और वही जब आपका ओरिजिन होता है O, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। ठीक है जी, अब ध्यान देना, अगर मैं किसी पॉइंट P की बात करूँ ना, P की बात करूँ तो P x, y होता है, जहाँ पर x और y ये डिस्टेंस x होती है और ये डिस्टेंस क्या होती है, y होती है। ठीक है, x को यहाँ पर बोलते हैं भुज। ठीक है, भुज का मतलब होता है एब्सिसा। ठीक है,
और y जो होता है वो होता है कोटि, कोटि को हम बोलते हैं क्या, ऑर्डिनेट। ठीक है, अब ध्यान देना x जो होता है ये ऑलवेज क्या होती है, y एक्सिस से डिस्टेंस होती है, y एक्स से दूरी। ठीक है, और y जो होता है वो क्या होती है, x अक्ष से दूरी। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। ठीक है, जैसे सपोज करो मैं कोई पॉइंट बोलूं P2,3 है ना, अगर हमें बोला जाता है इस पॉइंट की x एक्सिस से दूरी जो है वो क्या होगी, तो x एक्सिस से दूरी 3 यूनिट होगी और y एक्सिस से दूरी क्या होगी, 2 यूनिट के बराबर, है ना। ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब नेक्स्ट में आता है डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला। दूरी सूत्र, मान लीजिए कि हमारे पास एक लाइन है, इस पे 2 पॉइंट लाई करते हैं, ये P है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है Q, ये है x2 y2, है ना। तो P से Q के मिड की जो दूरी होगी, PQ का मान होगा अंडर रूट में क्या, x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग प्लस में y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं यहां पर P जो है वो 2,4 है एवं Q जो है वो यहाँ पे 4,5 है, तो PQ के मिड का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, यहाँ से 4 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 5 माइनस 4 का स्क्वायर। 4 माइनस 2 आपको 2 मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4, 5 माइनस 4 आपको 1 मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट में 5 आएगा, किसका मान, PQ का मान। और ये हमेशा एक यूनिट होगी, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इंच कुछ भी हो सकती है, तो अंडर रूट 5 यूनिट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला, जिसे हम विभाजन सूत्र बोलते हैं, विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिएगा विभाजन सूत्र या फिर सेक्शन फॉर्मूला क्या है, इसे मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं, जनरली 2 पार्ट में लेते हैं बट मैं यहाँ पे 3 पार्ट में ले रहा हूं। देखिएगा अगर कोई पॉइंट PQ है, देखिएगा ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, एक पॉइंट R जो है, ठीक है, वो इसे m1 रेशियो m2 में इंटरनली डिवाइड करता है, मतलब हम इससे बोल सकते हैं अंतः विभाजन। फर्स्ट केस में क्या बोल सकते हैं, अंतः विभाजन। ठीक है, तो इंटरनली इंटरसेक्शन के केस में जो हमारे पास R जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, तो x का जो वैल्यू आता है वो आता है m2 x1 प्लस का m1 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस का m2। ठीक है, वैसे ही y का मान m2 y1 प्लस का m1 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है, तो ज़्यादा मैं इस पे टाइम नहीं दूंगा। नेक्स्ट में अगर हमारे पास सपोज करो एक कोई लाइन है, ठीक है, इसमें आपके पास एक P पॉइंट है, एक Q पॉइंट है, ठीक है, और एक R पॉइंट है। R पॉइंट इसको क्या कर रहा है, एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये आपका m1 है, ठीक है, और ये आपका क्या है, m2 है। तो इसके कोऑर्डिनेट है आपके पास x1 y1, Q जो है वो आपके पास x2 y2 है, और R जो है वो आपका x, y है। तो x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा m1 जो बड़ा है ना, m1 इंटू x2 माइनस का m2 इंटू x1 डिवाइड बाय m1 माइनस का m2, बड़े में से हमेशा छोटे को माइनस करना। ठीक है, y इक्वल्स ये आएगा m1 y2 माइनस का m2 y1 डिवाइड बाय m1 माइनस का m2। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बाह्य विभाजन। ठीक है, बाह्य विभाजन। और तीसरा केस हमारे पास आता है और वो आता है क्या, मध्य बिंदु वाला, मिड पॉइंट वाला, थर्ड केस। ठीक है, मध्य बिंदु,
मध्य बिंदु वाले केस में क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, इस तरीके से, यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, Q पॉइंट है यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है, और बीच में R है, इसके कोऑर्डिनेट है x, y। अब ये मध्य बिंदु है, मतलब रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा, ठीक है। तो x का जो वैल्यू आएगा वो आपका क्या आएगा, यहाँ से m1 और m2 दोनों का वैल्यू 1 है, तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y का वैल्यू क्या आएगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो इस तरीके से हम x एंड y का वैल्यू निकाल सकते हैं यदि हमारा इंटरसेक्शन कौन सा हो, मिड पॉइंट का हो, ठीक है, मध्य बिंदु विभाजन हो। तो ये आपके पास जो है विभाजन सूत्र जो है वो तीनों तरीके के मैंने आपको बता दिए, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं एक ट्राइंगल की, है ना, सपोज करो एक ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल में हमारे पास इसके 3 शीर्ष x1 y1, b जो है वो हमारे पास x2 y2, c जो है वो हमारे पास x3 y3, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं यहां से कि 3 ऐसी लाइन जो कि इनकी मीडियन है, मीडियन का मतलब क्या है, माध्यिका। एक मीडियन मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, दूसरा मीडियन यहाँ से ये, ठीक है, और तीसरा मीडियन यहाँ से, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हमने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है इसे जी पॉइंट बोलते हैं, जो कि इसका केंद्रक होता है। और इस जी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट x, y है, ठीक है, तो x का जो वैल्यू आता है वो आता है हमारे पास क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, है ना, और y का वैल्यू क्या आता है, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये अपने पास x एंड y के वैल्यू है, जहां पर x y जो है वो इसका केंद्रक के निर्देशांक है ना, ये क्या है आपका केंद्रक, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, अब हमारा 10th लेवल का जो बेस है वो क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे हमारी सरल रेखा की, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की। तो हमारा जो टॉपिक है क्लास 11th का सरल रेखा, सरल रेखा या फिर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले सरल रेखा या फिर स्ट्रेट लाइन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो वो क्या है उसे पहले समझिएगा, ठीक है। एक ऐसा वक्र, एक ऐसा वक्र जिस पर स्थित प्रत्येक दो बिंदुओं से प्राप्त प्रवणता सदैव समान रहती है, सरल रेखा कहलाता है, ठीक है। इंग्लिश में अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, अ कर्व which have same slope from each 2 points present on it और lie on it, है ना। मतलब कि कोई भी ऐसा वक्र जिसके किसी दो बिंदुओं से अगर हम प्रवणता ज्ञात करें तो सदैव समान रहती है। अब यहाँ पर प्रवणता या फिर स्लोप अपने आप में एक नया वर्ड है, ठीक है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से हो सकती है, ठीक है। अब इसमें भी आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये दोनों साइड में ही बढ़ती रहेगी, दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी आपके पास तीर का निशान है, यहाँ पर भी आपके पास तीर का निशान है। और मैं इस
स्ट्रेट लाइन के कोई भी 2 पॉइंट्स है ना, मतलब ये सपोज करो ए बी सी डी ई, जितने भी पॉइंट लो, तो क्या बोल सकता हूं, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ सी डी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ डी, है ना। तो इनके सभी के जो स्लोप होंगे वो सारे के सारे समान होंगे, चाहे आप कोई भी 2 पॉइंट उठा लो, चाहे आप ए और ई भी उठा लो, तो भी आपका स्लोप क्या आएगा, सेम आएगा। ये किसी भी स्ट्रेट लाइन की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। अब हम बात करते हैं स्लोप होता क्या है ना। स्लोप, जिसे हम हिंदी में प्रवणता बोलते हैं, वो क्या होता है, देखिएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक्सेस है एक्स एंड वाई, ठीक है। अब एक स्ट्रेट लाइन जो है उसकी हम कल्पना करते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। ये हमारे पास एल स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स है, ये माइनस का एक्स है, प्लस का वाई है, और ये माइनस का वाई, ठीक है। अब देखिएगा, किसी रेखा की प्रवणता, किसी रेखा, रेखा मतलब लाइन की प्रवणता, प्रवणता मतलब स्लोप, उस रेखा के द्वारा धनात्मक एक्स अक्ष से बनाए गए कोण की स्पर्शज्या होती है। कोण की क्या होती है, स्पर्शज्या। स्पर्शज्या का मतलब होता है टेंजेंट वैल्यू होती है, ठीक है। इसका मतलब अगर इस लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा कोण बनाया है, तो इसका जो प्रवणता या फिर स्लोप है, प्रवणता या फिर स्लोप है, वो m के द्वारा निरूपित होता है, और m का जो वैल्यू आता है वो tan थीटा के इक्वल आता है। m का वैल्यू किसके इक्वल, tan थीटा। तो अगर आपको बोले कि किसी लाइन का स्लोप या फिर प्रवणता क्या होती है, अगर उस लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा कोण बनाया है, ठीक है, तो क्या होगा, इस थीटा का टेंजेंट वैल्यू मींस tan थीटा क्या होगा, इसका स्लोप हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल है, ठीक है। किसी लाइन की प्रवणता, किसी रेखा की प्रवणता, प्रवणता मतलब क्या, स्लोप, ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द स्लोप ऑफ ए लाइन, यदि वह धनात्मक एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाता है। दूसरा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से यहां पे 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तीसरा, नेगेटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाता है। और चौथा, पॉजिटिव वाई एक्सिस से वामाव्रत, वामाव्रत जो है वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। और इसमें भी आपका वामाव्रत, वामाव्रत या इसे हम ले लेते हैं दक्षिणावर्त, ठीक है। देखिएगा, अगर हम वामाव्रत की बात करें तो हम बात करते हैं किसके वाइज, क्लॉकवाइज। वामाव्रत की अगर हम बात करते हैं तो हमारा होता है क्या, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये होता है क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इसे समझिएगा एक एक करके। इस लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाया, मतलब ये एंगल अपना क्या है, 45 डिग्री, ठीक है। ये आपका प्लस एक्स है, तो अपने पास आंसर क्या आएगा, 1045। 1045 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो m इक्वल्स टू 1045। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसने 60 डिग्री का एंगल बनाया, तो कुछ लाइन ऐसी होगी और ये एंगल 60 डिग्री का, ठीक है। तो m इक्वल्स टू इस बार कितना आएगा, 1060 डिग्री। तो m इक्वल्स टू 1060 डिग्री का वैल्यू मतलब क्या आएगा, √3 के इक्वल, ठीक है। अब देखिएगा, इसकी जब हम बात करें तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के दक्षिणावर्त,
दक्षिणावर्त का मतलब है कि हम कुछ ऐसा चलेंगे तो हमारा जो एंगल है ये वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये 30 डिग्री है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना आएगा अपने पास 150 डिग्री। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा m इक्वल्स टू 10 150 डिग्री। 10 150 का मतलब होगा 10 180 माइनस का 30, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है तो माइनस का 10 30, मतलब कि माइनस का 1/√3। ठीक है, फिर पॉजिटिव वाई एक्सिस से 30 डिग्री वामाव्रत, वामाव्रत मतलब एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है, तो कुछ मामला ऐसा। ठीक है, ये आपके पास पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये एंगल कितना है 30 डिग्री, ये 30 है और ये कितना आपके पास 90 डिग्री, तो 90 + 30 कितना हो जाएगा 120। तो m का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 10 120 डिग्री के एंगल। तो 10 120 को हम क्या लिख सकते हैं 10 180 माइनस का 60। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा 10 माइनस का 10 60 डिग्री। ठीक है, माइनस का 10 60 डिग्री मतलब माइनस का √3। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट एंगल दे रखा हो। ठीक है जी, अब देखिएगा ये तो अपने पास हुआ क्या कि लाइन ने डायरेक्ट आपका एंगल बना दिया, और स्लोप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा और स्लोप फाइंड आउट करने के तरीके, प्रवणता ज्ञात करने की विधियां, प्रवणता ज्ञात करने की विधियां। ठीक है, प्रवणता मतलब स्लोप है ना, ज्ञात करना मतलब फाइंड आउट, और प्रोसेस, प्रोसेस या फिर प्रोसीजर। ठीक है, हाउ टू फाइंड आउट द स्लोप या फिर स्लोप फाइंड आउट करने का प्रोसीजर। अब देखिएगा, अगर हमें बोला जाए कि एक लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन पर एक पॉइंट जो है वो P है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। ठीक है, और दूसरा है Q, इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास क्या x2 y2। ठीक है, तो PQ का स्लोप, PQ की प्रवणता, प्रवणता मीन स्लोप, ये क्या होगा, ये होगा m इक्वल्स टू दोनों के y कोऑर्डिनेट्स मतलब y2 माइनस का y1 डिवाइड बाय क्या आएगा x2 माइनस का x1। ठीक है, मतलब दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को माइनस करो डिवाइड बाय दोनों के x कोऑर्डिनेट को भी माइनस करो। ठीक है, अब ये आता कहां से वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से यहां से x एंड y एक्सिस है और एक लाइन यहां से इस तरीके से जा रही है। इस लाइन पे एक पॉइंट है P, ठीक है, दूसरा पॉइंट है यहाँ पर Q। P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास x2 y2। ठीक है, इस लाइन ने एंगल बनाया थीटा। ठीक है, अब देखिएगा, अगर मैं यहाँ से, ध्यान देना भाई, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ठीक है, और ये आपका परपेंडिकुलर इधर, ठीक है, और यहाँ से भी आपका परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो देखिएगा ये अपने को एक मिल जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। थोड़ा गौर से देखो भाई, ये राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है। ठीक है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ध्यान देना भाई, क्या यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, ये होगी x1 बिकॉज इसकी कोऑर्डिनेट x1 है। ये डिस्टेंस हो जाएगी अपने पास कितनी x2। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो अपने पास है y1 और ये डिस्टेंस अपने पास कितनी है y2। ठीक है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी हमारे पास x2 माइनस का x1, है ना, बिकॉज x2 कंप्लीट है, x1 ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई, ये डिस्टेंस होगी अपने पास क्या y2 माइनस का y1। ठीक है, अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये एक रेक्टेंगल है, तो ये भी आपका हो जाएगा x2 माइनस का x1। ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। अब हम इसको दे देते हैं नाम, है ना, ये PQR दे देते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल PQR में, है ना, PQR में tan थीटा का वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है y2 माइनस का y1 डिवाइड बाय x2 माइनस का x1,
और टेन थीटा तो क्या होता है, हमारा स्लोप होता है लाइन का, है ना। तो m इक्वल्स टू टेन थीटा, ये स्लोप आ जाएगा आपके पास y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस का x1, ठीक है। अब हम देखते हैं इस पर आधारित सवाल। एग्जाम्पल, ए अपने पास पॉइंट है 1,2, बी पॉइंट है अपने पास 4, माइनस का 2, ठीक है। फाइंड स्लोप ऑफ ए बी की प्रवणता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ए बी की प्रवणता m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 का मतलब है माइनस का 2 डिवाइड बाय 4 माइनस का 1 माइनस का 4 डिवाइड बाय 3। बात समझ मारी किनारे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी की प्रवणता या फिर ए बी का स्लोप हो जाएगा। इस तरीके से हम खूब सारे स्लोप्स निकाल सकते हैं, ज्ञात भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि दो लाइन के मिड में स्लोप का क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो देखिएगा, यदि दो रेखाएं मतलब टू लाइंस एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के समांतर का मतलब होता है पैरेलल, ठीक है। पैरेलल है तो उनकी प्रवणताएं समान होगी, तो उनकी प्रवणताएं क्या होगी, समान होगी। प्रवणताएं मतलब स्लोप क्या होंगे, समान होंगे, सेम होंगे। अब ये कैसा होगा, देखते हैं यहां से। मान लीजिए हमारे पास यहां से एक्सिस है, एक्स और वाई, ठीक है। और जो लाइन है कुछ इस तरीके से, एक लाइन कुछ ऐसी है, ठीक है। और इसी के पैरेलल एक लाइन कुछ ऐसी है, ठीक है। अब देखिएगा, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, ये M1 है और ये M2 है, ठीक है। मान लीजिए इसने एंगल θ1 बनाया और इसने एंगल कितना बनाया, θ2 बनाया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में, ठीक है। तो ये दोनों लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के समांतर है, तो देखिएगा अगर L1 समांतर L2 के, तो θ1 का वैल्यू θ2 के इक्वल होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस जो हैं वो एक इंटरसेक्टिंग लाइन को क्या करती हैं, सेम एंगल पे काटती है। तो θ1 इक्वल्स टू θ2 है, तो दोनों के आगे 10 लगा देता हूँ, तो tan θ1 का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, tan θ2 के इक्वल। tan θ1 क्या होगा, m1 होगा, और tan θ2 का वैल्यू क्या होगा, m2 होगा, ठीक है। तो दो पैरेलल लाइंस जो हैं वो ऑलवेज क्या करती हैं, सेम स्लोप रखती हैं। ये अपना कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखिएगा, दो लंबवत रेखाएं जिनकी प्रवणताएं M1 एवं M2 है, ठीक है। लंबवत का मतलब होता है परपेंडिकुलर लाइंस, है ना। ठीक है, एक का स्लोप m1 है, एक का स्लोप m2 है, तो ऑलवेज m1 इंटू m2 का मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। दो लाइंस हैं, एक का स्लोप m1 है, दूसरे का m2 है, और अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दोनों की प्रवणता या फिर दोनों की स्लोप का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो -1 के इक्वल होगा, ठीक है जी। ये आपको ध्यान रखना। अब ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको दिखा देता हूं। देखिएगा, सबसे पहले हम एक्सिस ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। यहां से एक लाइन जो है कुछ इस तरीके से और एक लाइन कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखिएगा, ये हमारे पास L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, दोनों के मिड में जो एंगल है वो 90 डिग्री का, ठीक है। अब देखना, मैं मानता हूं कि ये एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल बीटा है, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हो कि अगर मैं बीटा की बात करूं, है ना,
तो बीटा की बात करूं तो बीटा जो होगा वो 90 प्लस का अल्फा होगा। बीटा कितना होगा? 90 प्लस का अल्फा, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो कि अगर मैं इस लाइन को कुछ इस तरीके से नीचे लेके आऊं, है ना, एक बार इमेजिन करो, ये लाइन कुछ इस तरीके से नीचे आई, तो ये एंगल तो आपका अल्फा हुआ। अल्फा में 90 जोड़ोगे तभी तो बीटा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? इस लाइन को मैं यहाँ एक बार लेकर के आता हूँ, स्लोप तो चेंज होगा नहीं क्योंकि पैरेलल लाइंस का सेम है। तो ये एंगल अल्फा है, तो बीटा में क्या ऐड करूँ कि मेरे को मतलब अल्फा में मैं क्या ऐड करूँ कि मुझे बीटा मिले? तो 90 डिग्री ऐड करेंगे। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा जो रिलेशन आएगा बीटा इक्वल्स टू 90 प्लस अल्फा। अब देखिएगा, अगर इसका स्लोप m1 है तो m1 का वैल्यू आएगा 10 अल्फा, बिकॉज पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाया। इसका स्लोप m2 है, m2 का वैल्यू आएगा 10 बीटा के इक्वल, ठीक है। तो देखिएगा यहां से दोनों की तरफ 10 लगा देता हूं, तो 10 बीटा का वैल्यू आएगा 10 90 प्लस अल्फा के इक्वल, है ना। अब 10 90 प्लस अल्फा क्या होता है? माइनस का कॉट अल्फा होता है ना। तो 10 बीटा इक्वल्स टू माइनस का कॉट अल्फा। अब माइनस की कॉट अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10 अल्फा, और ये आपके पास 10 बीटा। 10 अल्फा का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, इसका वैल्यू आएगा -1 के इक्वल। तो 10 अल्फा 10 बीटा मतलब ये आपके पास m1, ये आपके पास m2, ये इक्वल्स टू किसके? -1 के। और यही चीज़ मैंने बोली थी कि अगर दो लाइंस जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और साथ ही साथ एक का स्लोप m1 है दूसरे का m2 है, तो m1 इंटू m2 का वैल्यू किसके इक्वल होगा? -1 के इक्वल होगा, ठीक है जी। तो यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ऑलवेज दोनों लाइन के मिड का एंगल 90 डिग्री हो, कुछ और भी हो सकता है। तो देखते हैं यहाँ से, सपोज करो कि हमारे पास एक लाइन है, मतलब दो लाइन है, ठीक है। एक लाइन में ये मान लेता हूँ, ठीक है, और सेम टू सेम उसी केस जैसी एक लाइन ये मान लेता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा इस बार ये एंगल अल्फा है, इस बार ये वाला एंगल बीटा है, ये 90 की बजाय थीटा है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री के इक्वल ही हो। अब अगर मैं बोलूँ ये लाइन L1 है, ठीक है, और इसका स्लोप M1, M1 का वैल्यू कितना? 10 अल्फा के इक्वल। ये आपके पास लाइन L2 है और M2, M2 का वैल्यू किसके इक्वल? 10 बीटा के इक्वल, ठीक है। तो अब क्या रिलेशन होगा इसमें? तो सबसे पहले देखिएगा, हम बात करेंगे बीटा का जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना होगा? 90 नहीं, आपका इस बार थीटा है, तो बीटा का वैल्यू आएगा आपके पास थीटा प्लस अल्फा के इक्वल, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं अल्फा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा हमारे पास या फिर एक काम करते हैं, थीटा का जो वैल्यू आएगा वो अपने पास कितना आएगा? बीटा माइनस अल्फा के इक्वल, आएगा कि नहीं आएगा? बीटा इक्वल्स टू थीटा प्लस अल्फा। बीटा पूरा कैसे मिल रहे हैं? जब थीटा और अल्फा दोनों ऐड हो रहे हैं। अब देखिएगा दोनों तरफ 10 लगा देता हूं, तो 10 थीटा का वैल्यू आएगा हमारे पास 10 बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। अब फॉर्मूला 10 बीटा माइनस का 10 अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस का 10 बीटा इंटू 10 अल्फा, ठीक है जी। अब 10 बीटा का वैल्यू कितना है? m2 माइनस का m1 डिवाइड बाय 1 प्लस का m1 m2, ये अपने पास किसका वैल्यू? 10 थीटा का वैल्यू, ठीक है। अब देखिएगा इसको ऑलवेज मॉड वैल्यू में लेते हैं। मॉड वैल्यू का इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है, काफ़ी बार बीटा बड़ा आ जाता है, काफ़ी बार अल्फा बड़ा आ जाता है, तो बीटा और अल्फा में से कोई भी बड़ा हो तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है? मॉडुलस वैल्यू मिलता है, ठीक है जी। इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं? मॉड लगाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा इस पर आधारित क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं, अब एक चीज मैंने आपको बताई थी क्या, कि 10 थीटा का वैल्यू, ध्यान दीजिए 10 थीटा का वैल्यू हमने भी निकाला m2 माइनस का m1 डिवाइड बाय 1 प्लस का m1 m2, ठीक है। अब यहां से हम दोनों कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या? अगर दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब L1 जो है वो पैरेलल है L2 के, या फिर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो L1 है परपेंडिकुलर L2 के। जब L1 पैरेलल होगा L2 के तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री आएगा, दोनों लाइन के मिड का एंगल 0 डिग्री।
तो tan जीरो का वैल्यू ध्यान देना, tan जीरो का वैल्यू जीरो होता है तो हमें क्या मिलेगा, m2 माइनस का m1 डिवाइड बाय 1 प्लस का m1 m2, ठीक है। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो इक्वल्स टू m2 माइनस का m1, या फिर हमें क्या मिल जाएगा m1 इक्वल्स टू m2, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, दो लाइन अगर पैरेलल होती है तो उनका स्लोप इक्वल होता है। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो थीटा इस बार क्या आएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब tan 90 इक्वल्स टू क्या आएगा m2 माइनस का m1 डिवाइड बाय 1 प्लस का कितना m1 m2। अब हमें पता होना चाहिए कि tan 90 का जो वैल्यू होता है वो अपरिभाषित होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को हम 1/0 लिख सकते हैं, तो ये आएगा हमारे पास m2 माइनस का m1 डिवाइड बाय 1 प्लस का m1 m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस का m1 m2 इक्वल्स टू क्या आएगा जीरो, तो m1 इंटू m2 का वैल्यू किसके इक्वल, -1 के इक्वल, ठीक है जी। तो ये हमारा रिलेशन इस गिवन फॉर्मूला से भी क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है जी। अब देखिएगा मैं यहाँ पर कुछ लाइन लिखता हूँ, ठीक है, और उन लाइन को देखिएगा। हालांकि उन लाइन की जो इक्वेशंस है वो हम आगे चल करके देखेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लाइंस, ठीक है, रेखाओं के प्रकार। देखिएगा सबसे पहले आती है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, जिसे हम क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाएं बोलते हैं, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाएं। देखिएगा क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाओं में समझना कि अगर एक लाइन कुछ इस तरीके से एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इन्हें क्षैतिज रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। सपोज करो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है वो आपके पास क्या है डी है, और ये डिस्टेंस भी आपके पास डी है, तो इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल्स टू डी और इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल्स टू माइनस का डी। तो ये दोनों कौन सी होगी, क्षैतिज रेखा है। मान लीजिए कि हमारे पास हम ऊर्ध्वाधर रेखाएं लेते हैं कुछ इस तरीके से, एक लाइन कुछ ऐसी है, ठीक है, और एक लाइन कुछ ऐसी है, ठीक है। इस बार इन दोनों के मिड का जो डिस्टेंस है कुछ और है, और ये डिस्टेंस हम यहाँ से लेते हैं, ये डिस्टेंस, ठीक है, और ये डिस्टेंस। देखिएगा मान लीजिए ये डिस्टेंस c है और ये डिस्टेंस भी c है, तो इसका इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू, यहां से एक चीज देखना भाई, जब कभी भी हम x एक्सिस से ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो ये जो वैल्यू आती है ये आती है आपके पास y वैल्यू है ना, y इक्वल्स टू डी, और इधर से आएगा आपका y इक्वल्स टू माइनस डी, है ना। और जब आपकी ऊर्ध्वाधर रेखाएं आती हैं तो ये आपका वैल्यू देगा x इक्वल्स टू सी यहाँ से, और इधर इधर आएगा आपके पास x इक्वल्स टू माइनस का सी, ठीक है। जैसे आप लेते हैं ना x इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, है ना, और ऊपर और नीचे किसकी वैल्यू चेंज करते हो, y की। तो ये जो लाइन है, ये दोनों जो लाइंस हैं, ये वाली इधर वाली ना, ये दोनों लाइन कौन सी लाइन होगी, ये लाइन होंगी आपके पास कौन सी, वर्टिकल लाइन, ठीक है। और ये दोनों जो लाइन होंगी आपके पास, ये होंगी आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज, ठीक है, और ये होगा आपके पास क्या, ऊर्ध्वाधर, ठीक है जी। तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं के समीकरण मैंने आप लोगों को बता दिए, x इक्वल्स टू सी, x इक्वल्स टू माइनस सी, y इक्वल्स टू डी और y इक्वल्स टू माइनस डी, ठीक है जी। अब देखिएगा किसी भी रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो उस रेखा पर स्थित कोई बिंदु और साथ ही साथ उस रेखा की प्रवणता। हमें किसी भी लाइन का अगर इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो टू नेसेसरी कंडीशंस होते हैं, कोई भी एक पॉइंट उस पर मिल जाए और उसका लाइन का स्लोप मिल जाए तो हमारा काम बन जाता है। अब देखिएगा हम सबसे पहले देखते हैं, यहां पर सेकंड है रेखा का बिंदु ढाल रूप। बिंदु मतलब पॉइंट, ढाल का मतलब प्रवणता ही होता है, ढाल मतलब स्लोप,
फॉर्म, ठीक है। अब जैसा नाम है वैसा ही अपने को दे रखा होगा। बिंदु का मतलब है कोई बिंदु, मान लीजिए x1 y1 दे रखा है, ढाल का मतलब उस रेखा का m दे रखा है। तो देखिएगा अगर कोई लाइन हमें दे रखी है ना, कुछ इस तरीके से, ठीक है, और बोला जाता है कि इसका स्लोप m है और इस पर कोई बिंदु p x1 y1 लाए कर रहा है, ठीक है, तो होगा क्या, और इसे मैं a मान लेता हूं ना, कोई बिंदु a है, ठीक है, लाए कर रहा है, और यहां पर कोई p बिंदु मैं ले लेता हूं x, y। अब ध्यान देना ये p बिंदु जो है ना, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स है उसको डिनोट करेगा। मतलब ये इसको भी डिनोट करेगा, इधर वाले को भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, a को भी करेगा। तो हम जानते हैं कि यहां से y माइनस y1 डिवाइड बाय x माइनस x1 जो होगा वो m के इक्वल होगा। स्लोप ज्ञात करने का तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो y माइनस y1 का मान m इंटू एक्स माइनस का x1 हो जाएगा। तो किसी भी लाइन का स्लोप पॉइंट फॉर्म ना y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 होता है, ठीक है जी। मतलब कोई पॉइंट गिवन है और उसका स्लोप गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट है रेखा का दो बिंदु रूप। मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है जिस पर स्लोप नहीं गिवन है लेकिन दो पॉइंट दे रखे हैं। ए पॉइंट दे रखा है आपको x1 y1, ठीक है, और यहां से बी पॉइंट जो है वो आपको दे रखा है x2 y2, ठीक है। तो देखिएगा हमने पहले क्या लिया था, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस का x1 लिया था, ठीक है। अब m का वैल्यू डायरेक्ट नहीं दे रखा, बट हम दो पॉइंट से निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था y माइनस y1 ये कितना आएगा अपने पास, y2 माइनस का y1 डिवाइड बाय x2 माइनस का x1, और ये कितना आ जाएगा x माइनस का x1। क्योंकि डायरेक्ट m नहीं दे रखा, पिछले वाले कॉन्सेप्ट में m डायरेक्ट दे रखा था, इसमें m डायरेक्ट नहीं दे रखा, तो हम दो पॉइंट से जाने वाली लाइन का स्लोप तो निकाल ही सकते हैं, है ना, किससे, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 से। तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। रेखा का दो बिंदु रूप मतलब 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। अब ध्यान देना इसके बाद में आता है रेखा का ढाल मतलब स्लोप, ढाल अंतःखंड रूप, अंतःखंड बोलते हैं इंटरसेप्ट। रूप ना, इसका मतलब इस बार सरल रेखा में ध्यान देना कि कुछ इस तरीके से ये लाइन हमें दे रखी है और ये जो लाइन है वो कुछ ऐसी जा रही है, ठीक है। ढाल का मतलब स्लोप इस लाइन का m गिवन है, ठीक है। और इस बार अंतःखंड मतलब ये इंटरसेप्ट होता है, इसे बोलते हैं c डिस्टेंस, ठीक है। मतलब अगर इस लाइन का स्लोप m है और अंतःखंड का मतलब होता है कि y एक्सिस से इसने कितना लेंथ कट किया है, तो मैं मान लेता हूं y से इसने c लेंथ कट किया है, तो इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, c, है ना। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, c है, तो इस लाइन पे ये पॉइंट मिल गया 0, c, और इस लाइन का स्लोप m है, तो हम क्या बोल सकते हैं, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1 से। तो y माइनस y1, y का वैल्यू कितना c है, इक्वल्स टू m का वैल्यू m है, और x माइनस का x1 का वैल्यू कितना है, 0 है। तो y माइनस का c इक्वल्स टू m इंटू एक्स, या फिर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये किसी लाइन का क्या होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, जहां पर स्लोप और इंटरसेप्ट हम निकाल सकते हैं। फिर से देखिएगा इस लाइन का स्लोप m है और इंटरसेप्ट c है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है अंतःखंड, और ये अंतःखंड y एक्सिस से काटा गया है, ठीक है। और इसका मतलब ये होगा कि y एक्सिस से अगर अंतःखंड काटा गया है, और हमेशा जब कभी भी आपके पास ढाल अंतःखंड रूप आता है तो हमेशा y एक्सिस से काटा गया ही स्लोप आपको इंटरसेप्ट आपको लेना होता है, अंतःखंड लेना होता है। जब क्वेश्चन में बोला जाए कि y एक्सिस से नहीं,
एक्स एक्सिस से काटा जाता है तो हमें अलग सोचना है, बट यहां पर जब तक कुछ नहीं बोला जाए मतलब इंटरसेप्ट वाई एक्सिस से ही कटेगा। तो ये डिस्टेंस अगर सी है तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0, सी। अब इस रेखा पर एक बिंदु आ गया और इसकी प्रवणता पता है, तो बिंदु आ गया और प्रवणता पता है, तो आपके पास ये वाला रूप, कौन सा, ये वाला रूप, पॉइंट आपके पास ए है और इसकी प्रवणता एम है, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस का x1। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी निकल गया। अब ध्यान देना, अगर मुझे बोला जाए कि नहीं ये जो इंटरसेप्ट है ये y के साथ नहीं काटा गया, x के साथ काटा गया, तो x के साथ मैं c डैश ले लेता हूं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, c डैश कॉमा 0 होंगे, तो हमारा पॉइंट चेंज हो जाएगा, c डैश कॉमा 0, बट स्लोप तो m वही है, तो हमारे पास क्या आएगा, y माइनस का y1 इक्वल टू m x माइनस का x1। तो देखिएगा y माइनस का y1 का वैल्यू 0, m x माइनस का x1 का वैल्यू कितना है भाई, c डैश है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस का m इंटू सी डैश। तो हमारे पास ये नया फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अगर ये इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस से काटा गया, मतलब कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन कितना भी घुमाए तो आपको घूमना नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से चाहे एक्स एक्सिस से दे रखा हो तो 0, सी, वाई एक्सिस पे दे रखा है तो 0, सी, और एक्स एक्सिस पे दे रखा है तो सी डैश, 0। ठीक है जी, तो ये चीज आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद में आता है हमारा कौन सा, अंतःखंड रूप। कौन सा रूप, अंतःखंड रूप, जिसे हम इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म देखिए ये क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है, उससे पहले एक्सिस बना देता हूं। ठीक है, ये जो लाइन है इसने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से अलग अलग लेंथ के अंतःखंड काटे। मान लीजिए ये ए डिस्टेंस का है और ये बी डिस्टेंस का, तो इस लाइन की इक्वेशन पहले मैं लिख देता हूं। इस लाइन की इक्वेशन होगी x अपॉन ए प्लस का y अपॉन बी इक्वल टू 1, मतलब x के अपॉन में x इंटरसेप्ट, y के अपॉन में y इंटरसेप्ट, x के बट्टे में x अंतःखंड और y के बट्टे में y अंतःखंड। अब ये निकालेंगे कैसे, इस पॉइंट के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, a, 0, इसके क्या हो जाएंगे 0, b हो जाएंगे। अब हमें दो पॉइंट दे रखे हैं, तो मैं एक काम करता हूं, y माइनस का y1 इक्वल टू y2 माइनस का y1 डिवाइड बाय x2 माइनस का x1 और x माइनस का x1। अब देखते हैं यहां से y माइनस का y1, एक को x1 y1 मान लेते हैं, मान लीजिए आपका x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है। तो देखिएगा y माइनस का y1 का वैल्यू 0 है इक्वल टू y2 कितना है b माइनस का y1 का वैल्यू 0 है डिवाइड बाय x2 कितना है 0 माइनस का x1 कितना अपने पास a है और ये अपने पास आएगा x माइनस का x1 कितना अपने पास 0 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो देखिएगा क्या आएगा, y इक्वल टू b अपॉन a माइनस का, और ये अपने पास क्या आएगा, ओनली x आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए वाई इक्वल टू, ठीक है, क्या मिलेगा यहां से, देखिएगा इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। मैंने लिया x1 y1 मैंने लिया, तो a यहां a आएगा ना, मैंने 0 लिखा है, 0 नहीं आएगा, यहां पर a आएगा, यहां पे a आएगा। ठीक है, तो a आएगा तो ये आपको कितना मिलेगा, x माइनस का a। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू वाई माइनस का बी एक्स प्लस का कितना ए बी। ठीक है, यहां पे शिफ्टिंग करेंगे तो क्या आएगा, बी एक्स प्लस का ए वाई इक्वल्स टू किसके, ए बी के। अब मैं ए बी से डिवाइड कर देता हूं, ए बी से सभी को डिवाइड कर देता हूं, तो हमें कितना मिलेगा, देखना बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स अपॉन ए, ये आएगा अपने पास वाई अपॉन बी इक्वल्स टू किसके, 1 के इक्वल, और यही अपना क्या होगा, इंटरसेप्ट फॉर्म होगा। ठीक है जी, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे करवाया। क्लियर है। लास्ट जो हमारा है इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद में आता है हमारा अभिलंब रूप, नॉर्मल फॉर्म, अभिलंब रूप। ठीक है, इसे बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म।
ठीक है, तो देखिएगा किसी भी लाइन का नॉर्मल फॉर्म होता है एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल्स टू पी, है ना, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल्स टू पी। अब ये क्या होता है आपको समझना होगा। देखिए मान लीजिए हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ इस तरीके से, ठीक है, अब एक लाइन है ना, और वो लाइन जो है वो मैं कुछ ऐसी बना देता हूं, ठीक है। साथ ही साथ देखिएगा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं ओरिजिन से, यहां से कुछ ऐसा, ठीक है। अब देखिएगा ये हमारा परपेंडिकुलर 90 डिग्री का, और इसने जो एंगल बनाया है, ध्यान देना, ये जो ओमेगा जो एंगल है ना वो परपेंडिकुलर ने जो एक्स एक्सिस से बनाया होता है वो होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और P क्या होता है, P इस परपेंडिकुलर की लेंथ होती है, ध्यान देना, ठीक है। ओमेगा जो होगा वो क्या होता है, अभिलंब द्वारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाया कोण, परपेंडिकुलर द्वारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाया कोण, ठीक है। और ये जो P होता है वो अभिलंब की लंबाई, क्या है भाई, अभिलंब की लंबाई, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पर अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ओमेगा एंगल है, ठीक है। ओमेगा के जस्ट ऑपोजिट वाला क्या, परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये बेस हो जाएगा और ये आपके पास हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले में अगर मैं लगाऊं तो आप देख सकते हो कि ये आपके पास परपेंडिकुलर ये बेस है, तो कॉस ओमेगा का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, P अपॉन ओ ए आ जाएगा। यहां से इसको O मान लेता हूं, इससे A मान लेता हूं, और इस पॉइंट को मैं B मान लेता हूं, ठीक है। तो OA का जो वैल्यू है, OA का वैल्यू जो आएगा वो आएगा P अपॉन कॉस ओमेगा, ठीक है, ये वाला वैल्यू यहां से यहां तक की लेंथ। उसी टाइप से जब मैं इसमें लेता हूं, ठीक है, तो ध्यान रखना ये ओमेगा है, ये टोटल 90 है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो हो जाएगा 90 माइनस का ओमेगा, ठीक है। 90 माइनस ओमेगा के जस्ट ऑपोजिट वाला, ध्यान दीजिए। अब ध्यान देना ये आपके पास परपेंडिकुलर ये वाला ही, इसके ऑपोजिट वाला ये तो आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, भाषण मारी, ठीक है, और ये आपके पास हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से मैं क्या लगाऊंगा, कॉस 90 माइनस का ओमेगा इक्वल्स टू, ये अपने पास आएगा P अपॉन ओ बी, ठीक है। और कॉस 90 माइनस ओमेगा कितना होता है, साइन ओमेगा, ये होगा P अपॉन ओ बी के इक्वल, ठीक है। तो ओ बी का जो वैल्यू आएगा वो अपने पास क्या आएगा, P अपॉन साइन ओमेगा के इक्वल। क्लियर है भाई। अब ध्यान देना ये OA और OB जो है वो इंटरसेप्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग हमारा आएगा। देखिएगा इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे, ध्यान देना, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 होता है। तो a का वैल्यू x अपॉन ओ ए प्लस वाई अपॉन ओ बी इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। ये ओ ए एक्स अंतखंड है और ओ बी क्या है, y अंतखंड है। तो मैं यहां से ले लेता हूं x अपॉन ओ ए का वैल्यू कितना है, p अपॉन कॉस ओमेगा प्लस y अपॉन ओ बी p अपॉन साइन ओमेगा इक्वल्स टू कितना, 1। कॉस ओमेगा ऊपर चल जाएगा तो x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा, और डिनोमिनेटर में p बचेगा, उसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ राइट हैंड साइड में। तो x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल्स टू p, अपने पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल फॉर्म आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि ओमेगा परपेंडिकुलर ने एंगल बनाया और p जो है परपेंडिकुलर की लेंथ है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कीजिए। थैंक यू।